क्लास 9 आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर 4 प्रेमचंद के फटे जूते, जो लिखा है हरिशंकर परसाई ने। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई कैसे लेखक है? हरिशंकर परसाई जो है वह व्यंग लेखक है, व्यंगकार है। वो कमेंट करते हैं व्यवस्था पर, कानून पर, सामाजिक बुराइयों पर, ठीक है, उस पर ऐसी वो लेख लिखते हैं। तो आज उन्होंने प्रेमचंद के बारे में लिखा है। प्रेमचंद जो बहुत बड़े कथाकार हैं, कहानीकार हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है देखो, पाठ की रूपरेखा में देखो उन्होंने क्या पाठ के अंदर दिया है। प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग रचना है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते एवं उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से उनके सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रेमचंद की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की जो प्रवृत्ति है एवं अवसरवादिता है, उस पर उन्होंने व्यंग किया है। अब हम इस सबसे पहले जान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई कौन है, ठीक है, लेखक कौन है। लेखक का परिचय थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे नागपुर गए और वहां से हिंदी में उन्होंने एमए करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1947 में वे लेखन कार्य में जुट गए। अब ये लेखन कार्य में कब जुटे? वर्ष 1947 में। और इस साल को आप याद रख सकते हो कि ये इंडिपेंडेंस डे का ईयर है, ठीक है। तो उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, जिसको काफी ख्याति प्राप्त हुई, और वर्ष 1995 में उनका निधन हो गया। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, यह उनकी कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास हैं। सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, ये उनके निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा और का दौर, यह उनके व्यंग संग्रह हैं, जिनके लिए वे काफी जाने जाते हैं, काफी चर्चित हैं। अपने व्यंग संग्रह के लिए वो काफी चर्चित हैं। अपनी व्यंग रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल पाठकों को गुदगुदाते हुए बल्कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी उन पर भी उन्होंने करारी चोट की है। परसाई जी की भाषा व्यंग प्रधान है। वे प्रायः सामान्य बोलचाल का ही प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, पाठ का मैं आपको सार बता रही हूँ, पाठ की समरी बता रही हूँ। पूरा पाठ आपने इसका पढ़ लेना है, और उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। आज तो हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर्स को, तो इससे पहले आपने चैप्टर्स को पूरा पढ़ा होगा। लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन। अब देखो, वो प्रेमचंद का चित्र देख रहे हैं, प्रेमचंद की फोटो देख रहे हैं, और उसको देखते हुए उन्होंने क्या वर्णन किया है उस बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है। चित्र यानी कि एक फोटो है, एक तस्वीर है दीवार पर टंगी हुई, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना है। उनके गालों की जो हड्डियां हैं वह भी उभरी हुई हैं, यानी कि गाल जो है उनके पिचके हुए हैं और जो हड्डियां हैं वो अपने आप ही उभरी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। घनी मूछों के कारण उनका चेहरा जो है वो भरा भरा लगता है। उनकी मूछें जो थी बहुत घनी थी, तो इसकी वजह से उनका चेहरा जो है वो भरा भरा लगता है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी जो हैं ढंग से बंधे हुए नहीं हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण पाँव की उंगली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नजर उस पर अटक गई है। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है कि प्रेमचंद कितना सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यह उनको उनकी पोशाक से पता चल जाता है, ठीक है।
देखो लेखक की चिंता। लेखक की चिंता क्या है, लेखक क्या चिंता कर रहा है? लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए यह पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। यहाँ पर व्यंग भी है। फिर उन्हें विचार आया कि प्रेमचंद अंदर और बाहर अलग अलग पोशाकें रखने वाले इंसान मनुष्य नहीं है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरुष हैं। लेखक प्रेमचंद को अपना साहित्यिक पुरखा मानता है, पूर्वज मानता है, साहित्यिक पुरखा। ठीक है। लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, जैसे यह कोई साधारण सी बात हो। लेखक कह रहा है जो उनके जूते फटे हुए हैं उनसे उनको लज्जा महसूस नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई साधारण सी बात होगी। ठीक है। तो आगे देखो प्रेमचंद के बारे में फोटोग्राफर के विचार। अब लेखक सोच रहा है और सोचते हुए कह रहा है जब प्रेमचंद फोटो खिंचवा रहे होंगे तो फोटोग्राफर ने क्या सोचा होगा। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जो हैं वो जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। अधूरी मुस्कान सी लगती है उनकी फोटो में लेखक को। अब वह मुस्कान भी कैसी थी, जबरदस्ती लाई गई हुई मुस्कान थी। ठीक है। वह भी सोचता होगा कि यह कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फोटो खिंचाने आया है। तो हरिशंकर परसाई कह रहे हैं फोटोग्राफर सोच रहा होगा कि ये कैसा आदमी है कि फटे जूते पहनकर ही फोटो खिंचवाने आ गया है। तो लेखक का प्रेमचंद को परामर्श। अब लेखक प्रेमचंद को क्या परामर्श दे रहे हैं, उनकी तस्वीर से वो बातें कर रहे हैं तो उनको वो क्या परामर्श दे रहे हैं, देखो आगे। प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फोटो खिंचाना था, इतना आवश्यक था तो ढंग के जूते तो पहन लेते या फिर फोटो ही न खिंचवाते। वे शायद पत्नी के आग्रह को न टाल सके होंगे, इसलिए फोटो खिंचवाने आ गए होंगे। वैष्णवी तरन्नुम तकल्लुम वीडियो में आओ, वीडियो ऑफ नहीं करना है बेटा। तो पत्नी का आग्रह था फोटो खिंचवाने के लिए, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया होगा और पत्नी के आग्रह को वो टाल नहीं सके होंगे, इसलिए फोटो खिंचाने आ गए होंगे। तो अब प्रेमचंद हरिशंकर परसाई क्या कहने, देखो शायद तुम फोटो खिंचाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से मांग भी लेते। अब यहाँ पर व्यंग है, देखो जूते किसी से मांग भी लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक कर लेते हैं, मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए तो बीबी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं उन्हें, क्योंकि जैसे उन्हें लगता है इससे फोटो में भी शायद खुशबू आ जाए। लेखक कहता है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस जमाने में भी जूते कम से कम 5 रुपए के होंगे। अब टोपी क्या है, इज्जत और रुतबे की पहचान है, सर पे टोपी। ठीक है। सर पे मुकुट धारण करते हैं लोग, रुतबे के लिए टोपी धारण करते हैं। अब जूता जो है पैर में पहनते हैं। अब लेखक क्या कह रहे हैं जूते के बारे में कि उनका जो जूता है वो अंगूठे से फटा हुआ है और उनको उसकी वो बेफिक्र हैं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। वो समाज की जो बातें हैं उन बातों से वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जीवन को सादगीपूर्ण ढंग से जीते हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं है। ठीक है। वो समाज को अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं। अब देखो आगे आगे हेडिंग देखो, लेखक के फटे जूते का हाल। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दिशा में नहीं है, भले ही यह ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो। इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है पर उंगली ढकी है। मैं पर्दे यानी कि छिपाव का महत्व जानता हूँ।
पर शायद तुम नहीं जानते हो, तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। लेखक कह रहा है, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग दिखावा करना जानते हैं, हम केवल दिखावे पर जीते हैं, हम जो है केवल दिखावे पे जीते हैं और तुम दिखावा करना बिल्कुल भी नहीं जानते हो। प्रेमचंद से कह रहा है लेखक कि तुम्हारे अंदर दिखावा नहीं है और हम और हमारे जैसे लोग जो हैं वो पर्दे की कीमत जानते हैं। सच्चाई को हम छिपा लेते हैं और कैसा जीवन जीते हैं, दिखावे का जीवन जीते हैं। तो प्रेमचंद के जूते के विषय में लेखक का क्या विचार है, आगे देखिए। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा तुम्हारा जूता, लेकिन चक्कर लगाने से जूता तो घिस जाता है पर फटता नहीं। कवि कुंभन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और वे हरिनाम अलग से भूल गए थे। अब यहाँ पर लेखक ने ये क्यों कहा है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया, शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा। विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का उन्होंने नाम लिया, तो उन पात्रों का नाम लेकर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो क्या थे, वो दूसरों की जी हजूरी करते थे, गुलामी करते थे, दूसरों से डर के जीते थे और इस वजह से उनका ईमान जो था वो डोल गया था। जूता घिस गया कहने का मतलब है कि जो उनका ईमान था वह डोल गया था। तो अब देखो लेखक के अनुसार प्रेमचंद के जूते फटने का रहस्य। अब शायद तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होंगे जिससे, हाँ तो देखो, शायद तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते होंगे जिससे तुम्हारा जूता फाड़ लिया होगा, या फिर तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा व्यंग है। देखो लेखक प्रेमचंद से कह रहे होंगे तुमने अपना जूता फाड़ लिया होगा क्योंकि तुम किसी टीले पर अपना जूता तुमने आजमाया होगा और टीले पर तुमने ठोकर मारी होगी। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद से कह रहा है कि तुमने किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई होगी, किसी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो सही नहीं होगी, जो बुराई के रास्ते पर चल रही होगी या जिससे लोगों का भला नहीं हो रहा होगा, ऐसी व्यवस्था को तुमने ठोकर मारी होगी, तभी तुम्हारा जूता घिस गया होगा। अब तुम उससे बचकर भी निकल सकते थे, यह तो समझौते की बात थी। तुमने उस व्यवस्था के खिलाफ समझौता क्यों नहीं किया, तुम उसको ठोकर मारकर क्यों आगे निकल गए। अगर वह तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा, तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने उसको ठोकर मार दी, तुम समझौता भी तो कर सकते, तुम साइड से निकल सकते थे, नहीं, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यानी कि उन्होंने किसी चीज को ठुकराया होगा और किसी चीज को अपनाने से उन्होंने मना कर दिया होगा प्रेमचंद ने, और उसके खिलाफ कोई ऐसी बुरी व्यवस्था होगी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई होगी। तब हरिशंकर परसाई ऐसा कह रहे हैं कि तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा पर तुम उससे बचकर भी निकल सकते थे, यह तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए साधन है। क्या हुआ कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य। अब देखो क्या है यहाँ पर, लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव की उंगली ये संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की ही नहीं पाँव की उंगली से संकेत करते हो, हाथ की नहीं पाँव की उंगली से संकेत करते हो, यानी कि जिस चीज को तुम तुच्छ समझते हो उसे तुम अपने जूते की नोक पर रखते हो।
मैं तुम्हारी उंगली का भी इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान का भी। लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो, क्योंकि हम उंगली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं। प्रेमचंद जैसे कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया और उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा, मगर तुम लोगों ने अपनी उंगली को ढकने के लिए जूते के तले का नाश कर दिया और अब तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे। असल में यहाँ पर व्यंग है कि तुम लोग जो हो वह दूसरों के आगे तुम झुक गए और बद स्थिति के आगे तुम झुक गए, कुव्यवस्था के आगे तुम झुक गए और तुमने बुरे लोगों की संगत करी। अब तुम क्या हो, तुम यहाँ तक तो चल लिए, लेकिन आगे तुम नहीं चल पाओगे, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आया बेटा? हाँ, चलो क्वेश्चन आंसर मैं पूछती हूँ, उसके क्वेश्चन के आंसर देना।